जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, फ्रैक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर किसे कहते हैं? देखिए, इसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाती है, इसको कहते हैं ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर। जबकि स्पाइरल फ्रैक्चर में हड्डियां जो होती है ट्विस्टिंग फोर्स के द्वारा टूटती हैं। जब हड्डी ट्विस्टिंग फोर्स के द्वारा टूटती है तो इसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग चोट के कारण बोन स्प्लिंटर या सैटर हो जाती है, तो इस फ्रैक्चर को बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसके अलावा मल्टीपल फ्रैक्चर यानी हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूटती है। और इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिश्रित फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है। और इसके अलावा स्ट्रेच फ्रैक्चर को ओवर यूज इंजरी कहते हैं। स्ट्रेच फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? ओवर यूज इंजरी। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आइए ट्रिक से याद करें थोड़ा सा। ऐस कैसी बातें, ये ट्रिक है, अगर इसको याद कर लिया तो यहाँ से जो कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऐस कैसी बातें, तो यहाँ से ए से हो जाएगा एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होता है? स्क्रैप त्वचा। स्क्रैप त्वचा को बोलते हैं एब्रेजन। अगर कैसी याद हो गई तो कैसे हो जाएगा? कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है? सीधा प्रहार, यानी सीधे प्रहार से त्वचा में घसीट या होने को कॉन्ट्यूजन कहते हैं। इसके अलावा बात से हो जाएगा वरियूस। इसमें क्या होता है? तेज प्रहार या गिरने से शरीर की सतह पर चोट जो है वरियूस कहलाती है। तो इसलिए ऐसे कैसी बातें, अगर इसको रखेंगे दिमाग में तो यहाँ से शब्दों को आप जोड़ करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसको आइए डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लें अर्थ समझ करके। एब्रेजन यानी मामूली चोट और स्क्रैप त्वचा को एब्रेजन कहते हैं, जबकि कॉन्ट्यूजन का अर्थ है सीधे प्रहार से त्वचा में घसीट होने को कॉन्ट्यूजन कहते हैं। इसके अलावा वरियूस यानी तेज प्रहार या गिरने से शरीर सतह पर चोट क्या कहलाती है? वरियूस कहलाती है। इसके अलावा लेसिरेशन त्वचा टूटे और खून बहे तो उसको बोलते हैं लेसिरेशन। आते हैं और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हाँ, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। आइसोटोनिक संकुचन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? देखिए, संकुचन के साथ मांसपेशी का छोटा होना, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक संकुचन। इसके अलावा दूसरा देखिएगा आइसोमेट्रिक संकुचन। पेशी में संकुचन होता है लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइसोमेट्रिक संकुचन में क्या होता है? पेशी में संकुचन होता है लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आइसोकाइनेटिक संकुचन में क्या होता है? इस प्रकार के संकुचन में आइसोटोनिक तथा आइसोमेट्रिक दोनों प्रकार के संकुचन जुड़े होते हैं। आइसोकाइनेटिक का अर्थ है कुछ गति, और आइसोकाइनेटिक का जो प्रयोग है ना वो फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहों से धकेलना, ये शामिल है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए एक्सेंट्रिक संकुचन, तो यह आइसोटोनिक का विपरीत होता है और इस संकुचन के साथ पेशी लंबी हो जाती है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करें तो ये बात की जा रही है एबडक्शन। एबडक्शन यानी उठाना, यानी बाहरी गति को एबडक्शन कहते हैं। और एडक्शन यानी कि एबडक्शन का उल्टा होता है, यानी भीतरी गति। इसके अलावा सरकमडक्शन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावर्तन, जो 360 डिग्री पर घुमाना यानी कि वृत्ताकार, ये हो गया सरकमडक्शन। और इसके अलावा फ्लेक्शन का अर्थ होता है मोड़ना या गर्दन झुकाना, ये आएगा फ्लेक्शन में। और एक्सटेंशन यानी विस्तारण, यानी बढ़ाना, यानी सिर का पीछे की तरफ ले जाना। और रोटेशन यानी चक्रावर्तन यानी कि घुमाना। तो ये शब्दावलियाँ पेपर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सपीनेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तानन, यानी हथेली को आगे की ओर मोड़ना।
ये सपीनेशन यानी उत्तानन कहलाता है, जबकि प्रोनेशन या अवतानन यानी हथेली को पीछे तथा नीचे घुमाना, प्रोनेशन या अवतानन, जबकि इनवर्सन या इसको बोलते हैं विपरिवर्तन, पाँव की तली को नीचे मोड़ना, ये इन्वर्सन या विपरिवर्तन कहलाता है, जबकि इवर्सन जिसको बोलते हैं बहिर्परिवर्तन यानी पाँव की तली को बाहर की ओर मोड़ना, ये इवर्सन या फिर बहिर्परिवर्तन कहलाता है, जबकि प्रोट्रेशन या प्रवर्धन, इसको किसे कहते हैं, जबड़े को नीचे करना और जीभ को बाहर निकालना, यह है प्रोट्रेशन या प्रवर्धन। और इसके अलावा रिट्रैक्शन या निर्वर्तन यानी कि जबड़े को ऊपर करना और जीभ को अंदर करना, ये रिट्रैक्शन या निर्वर्तन कहलाता है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्स, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 है काइनेटिक्स फोर्स, यह असंतुलित बल से संबंधित है। और इसके अलावा जो कंप्रेशन बल है, जब बल वस्तु को स्क्यूज करता है तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन बल, सिकोड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है टेंशन फोर्स, यह बल वस्तु को स्ट्रेच करता है, जबकि शियर फोर्स क्या करता है, यह वह बल जो वस्तु के एक हिस्से की स्लाइड करता है उसे बोलते हैं शियर फोर्स। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, सेंट्रीपेटल फोर्स, वह बल है जो केंद्र की तरफ यानी रेडियस के साथ कार्य करता है, या वह बल जो संवेग तथा लीनियर से सर्कुलर दिशा में परिवर्तन पैदा करता है। इसके अलावा अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल वह बल है जो केंद्र के बाहर काम करता है, जैसे हैमर का सेंट्रीपेटल बल कार्य करता है। देखिए हैमर पर सेंट्रीपेटल बल कार्य करता है जो इसे अंदर की ओर खींचता है, तथा सेंट्रीफ्यूगल बल इसे बाहर की ओर खींचता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो काइनेमेटिक्स, जी हाँ काइनेमेटिक्स ये क्या है, काइनेमेटिक्स समय अदला बदली गति या संवेग के संदर्भ में गति की विवेचना करता है, यह गति की ज्यामिति है। कौन, काइनेमेटिक्स। अगर बात की जाए काइनेटिक्स की, जी हाँ यह डायनामिक्स का वह पहलू है जिसमें उन बलों की चर्चा की जाती है जो वस्तुओं को गतिमान बनाते हैं, जैसे पुश और पुल। अगर बात करें संतुलन के प्रकार की यानी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी, तो टाइप्स ऑफ देखिए संतुलन के प्रकार, पहला है स्टैटिक संतुलन। स्टैटिक संतुलन का मतलब ये हो जाएगा सीधे खड़े होने की स्थिति यानी अचल मोशन, जैसे शूटिंग और जिम्नास्टिक स्टंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा डायनामिक संतुलन में क्या होगा, यह गति के दौरान संतुलन बनाने का काम करता है, जैसे कि स्प्रिंट में शरीर का वजन और एथलीट का आगे झुकना, यहाँ पर डायनामिक संतुलन का होगा। और इसके अलावा न्यूट्रल संतुलन, इसमें वस्तु रुकी हुई अवस्था में होती है, जैसे फर्श पर पड़ी हुई गेंद, ये आपका आएगा न्यूट्रल संतुलन के अंतर्गत। अब बात करते हैं न्यूटन के गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। न्यूटन के गति सिद्धांत, जी हाँ न्यूटन का पहला सिद्धांत है जड़त्व का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु विश्राम या लगातार लीनियर गति की अवस्था में रहती है। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तत्व, इस नियम का अर्थ है जब तक सभी बाहरी बलों का कुल प्रभाव शून्य होता है वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी, जैसे लुढ़कती गेंद रबड़ फ्रिक्शन बल के कारण धीमी होकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम यानी न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है। इसके अलावा जड़त्व का अर्थ क्या होगा, मीनिंग ऑफ इनरेशिया, इसका अर्थ होता है निकम्मा या खाली बैठना, यानी कि वस्तु विश्राम या गति की अवस्था बदलना नहीं चाहती, तो इस अवस्था को जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसके अलावा न्यूटन का दूसरा नियम, जी हाँ न्यूटन का दूसरा नियम है द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन यानी संवेग का नियम, यानी कि दूसरा नियम संवेग का नियम। यह नियम वजन बल तथा संवेग के बीच संबंध दर्शाता है, जैसे फेंकी हुई भारी या तेज गेंद को हिट करने या दिशा बदलने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर न्यूटन का दूसरा नियम लागू होता है। इसके अलावा संवेग की परिभाषा की बात की जाए तो यह गति यानी कि वेलोसिटी के परिवर्तन की दर है, अर्थात उसकी गति या दिशा में परिवर्तन। इसे फुट प्रति मीटर प्रति सेकंड या फुट प्रति सेकंड स्क्वायर
या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दर्शाते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। जी हाँ, महत्वपूर्ण। न्यूटन का तीसरा नियम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम है और इसमें होता क्या है, देखिए, प्रत्येक लीनियर क्रिया के लिए बराबर तथा विपरीत क्रिया होती है। प्रत्येक एक्शन फोर्स के लिए बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे चलना, जंप करना, स्प्रिंटर, स्टैंडिंग ब्लॉक के विरुद्ध ड्राइव करना, ये सब न्यूटन के तीसरे लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लीवर से। जी हाँ, लीवर यानी टाइप्स ऑफ लीवर यानी उत्तोलक के प्रकार। लीवर कितने प्रकार के होते हैं, यानी उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं कि कौन सा है, प्रथम श्रेणी लीवर। जी हाँ, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के लीवर में बल तथा गतिरोध के बीच फलक्रम स्थित होता है। इसके फलक्रम लीवर की लंबाई के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि कोहनी के जोड़ पर ट्राइसेप्स का काम और स्टैटिकली हेल्ड वी सीटअप स्थिति, ये सब प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय श्रेणी के लीवर की बात करें, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें। द्वितीय श्रेणी के लीवर में लोड यानी कि गतिरोध हमेशा फलकर्म तथा बल के बीच होता है। इस प्रकार की श्रेणी में फलकर्म यानी फोर्स आर्म तथा रेजिस्टेंस आर्म को घटाता या बढ़ाता है। जैसे कि पूरा पैर दूसरी श्रेणी के लीवर के उत्तोलक की तरह काम करता है। इसके अलावा सीधा पुशअप यानी स्ट्रेट पुशअप्स, ये आ जाएगा द्वितीय श्रेणी के लीवर के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की, तीसरे उत्तोलक की बात करते हैं। जी हाँ, तीसरी श्रेणी लीवर। तीसरी श्रेणी के लीवर में बल ही फलकर्म तथा गतिरोध के बीच होता है। इसमें बल भुजा हमेशा छोटी होती है तथा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इसके अंतर्गत उदाहरण में आ जाएगा आपका हाथ में स्थित बाइसेप्स, जिसमें फलकर्म कोहनी के जोड़ पर है तथा 2 अन्य बिंदुओं के बीच रेडियस पर बाइसेप्स के पॉइंट ऑफ इंसर्शन पर बल स्थित है, जैसे कि सिटअप। तो ये हो गया आपका उत्तोलक से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट सेकेंड विंड। जी हाँ, सेकेंड विंड से क्या तात्पर्य है, यानी व्यायाम या तैराकी या लंबी दौड़ के बीच में बेचैनी, हताशा का आना और मन को काबू में करके फिर दम भरना, ये सेकेंड विंड कहलाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन डेप्थ की। जी हाँ, ऑक्सीजन ऋण। व्यायाम या तैराकी अथवा तेज से तेज 800 मीटर दौड़ की या दौड़ के बाद शरीर की कोशिकाओं से ऑक्सीजन को लेकर शरीर में दम भरना, शरीर को रिलैक्स करना ऑक्सीजन डेप्थ कहलाता है। ऑक्सीजन डेप्थ टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम आर्थीवॉल विलियम हिल ने किया था। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, स्टिच इन द साइड, इसका मतलब क्या होता है, बगल में दर्द होना। पसलियों के पिंजरों में भयंकर और तीखा दर्द होना, ये कहलाता है स्टिच इन द साइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाइपरट्रॉफी। जी हाँ, ये भी शब्दावलियाँ जो परीक्षा से संबंधित है। हाइपरट्रॉफी अकेली पेशी तंतु की मोटाई में बढ़ोतरी हाइपरट्रॉफी कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि टाइडल आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, श्वास मात्रा के आयतन यानी कि प्रति श्वास वायु को लेने और छोड़ने को श्वास मात्रा यानी कि टाइडल आयतन कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम आयतन लगभग 500 मिलीलीटर प्रति श्वास होता है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक प्रशिक्षित व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम आयतन लगभग 600 से 700 मिलीलीटर प्रति श्वास से अधिक होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कपाटीय क्षमता यानी कि वेंटिलेटरी इफिशिएंसी। सामान्यतः 1 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 15 लीटर वायु की आवश्यकता होती है, जबकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए 12 लीटर वायु की आवश्यकता होती है 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए। कुल मिला के समझ में आया, यानी सामान्यतः 1 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 15 लीटर वायु की आवश्यकता होती है, जबकि कोई प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए 12 लीटर वायु की आवश्यकता होती है 1 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार प्रशिक्षण। यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण पद्धति का विकास डॉक्टर अर्नेस्ट वेन ऑकेन ने किया। यह उच्च तीव्रता, मध्यम तथा निम्न ट्रेनिंग है जिसमें समय बढ़ाया जा सकता है।
यह लंबा, धीमा और LSD प्रशिक्षण है। कौन? लगातार प्रशिक्षण। इसके अलावा बात करेंगे अंतराल प्रशिक्षण की। जी हाँ, अंतराल प्रशिक्षण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हाँ, देखिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इसका विकास वॉल्डमोर, ग्रसलर तथा हैंस रेंडॉल ने किया था। इस विधि में व्यायामों की तीव्रता 30 से 40% पुनरावृत्ति और 20 से 30 बार। इसके अलावा समय अवधि 60 सेकेंड और सेट 3 से 6 रखे जाते हैं। यह विस्फोटक शक्ति तथा सहन शक्ति को विकसित करता है। कौन? अंतराल प्रशिक्षण। इसके अलावा और भी देखिए ट्रिक में भी चीज़ें दी गई हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। जी हाँ, ट्रिक दिया गया है लाओ वे आवो है कट मरसन, ऐसे कुछ दिया गया है। ला से जाएगा लगातार प्रशिक्षण, आ से जाएगा अर्नेस्ट, वे से जाएगा वेन ऑकेन। यानी लगातार प्रशिक्षण के जनक कौन है? अर्नेस्ट वेन ऑकेन। जबकि आवो है अगर याद हो गया, अंतराल प्रशिक्षण के जनक वोल्डेमोर, ग्रसलर और हैंस रेंडॉल। वो से क्या हो जाएगा? वोल्डेमोर, ग्रसलर और हे से जाएगा हैंस रेंडॉल। ये है अंतराल प्रशिक्षण के आविष्कारक। जबकि कट मरसन अगर याद हो गया तो कट से जाएगा सर्किट प्रशिक्षण, कट सर्किट है ना। मर से जाएगा मॉर्गन और सन से जाएगा एंडरसन। यानी सर्किट प्रशिक्षण के आविष्कारक मॉर्गन और एंडरसन है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक में भी रखने से चीजें और आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। जी हाँ, गति और शक्ति फिटनेस, जो प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण है उससे क्या होता है? गति और शक्ति फिटनेस, गति और ताकत का समन्वय शक्ति बनाती है। इसके अलावा इस प्रशिक्षण द्वारा ताकत व विस्फोटक शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम ताकत का विकास। जी हाँ, वजन ट्रेनिंग से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा विस्फोटक ताकत बढ़ाई जा सकती है। किन किन प्रशिक्षण से? तो विस्फोटक ताकत बढ़ाई जा सकती है मेडिसन बॉल व्यायामों से, अनुकूलित व्यायामों से, प्लायोमेट्रिक व्यायामों से और वेट ट्रेनिंग से विस्फोटक ताकत बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है। किस ट्रेनिंग से? वेट ट्रेनिंग से, सर्किट ट्रेनिंग से, डंबल व्यायाम से और पहाड़ी पर दौड़ने से। इसके द्वारा सहन शक्ति का विकास किया जा सकता है। अब बात करते हैं सर्किट ट्रेनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पर। देखिए सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार या खोजकर्ता मॉर्गन और एंडरसन है। इसमें कुल स्टेशनों की संख्या 6 से 10 है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजें देखिए, फॉर्ट लेक प्रशिक्षण। फॉर्ट लेक शब्द स्वीडन से स्पीड प्ले से लिया गया है। फॉर्ट लेक एक प्रकार का सड़क दौड़ या क्रॉस कंट्री दौड़ है और फॉर्ट लेक एनारोबिक थ्रेशोल्ड को बढ़ाता है। तो ये था फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।